नमस्कार विद्यार्थियों। बीए फाइनल हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में छायावाद के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हिंदी कविता के इतिहास में द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद का उदय होता है और मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, क्योंकि द्विवेदी युगीन जो कविता थी वह विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वह भी छायावाद का उदय या प्रारंभ 1918 ईस्वी से ही मानते हैं, क्योंकि छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं पंत, प्रसाद, निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी। 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था। निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हुई और प्रसाद की जो कामायनी है 1935 में प्रकाशित हुई। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम सीमा 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। छायावादी काव्य का जन्म है वह द्विवेदी युगीन की कविता है, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुआ, क्योंकि जो द्विवेदी युगीन कविता थी वह वर्णन प्रधान, स्थूल, इतिवृत्तात्मकता से युक्त थी और जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में छायावादी काव्य का उद्भव या प्रारंभ होता है। छायावादी कविता को अच्छे से समझने के लिए हम इसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि जो छायावादी कविता है, प्रत्येक युग का जो साहित्य में परिवर्तन होता है, प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, वह उस युग की छाया होता है, प्रतिकृति होता है, उसी का प्रतिबिंब होता है। तो छायावाद के समय में जो परिस्थितियां थी उनका भी विशेष प्रभाव हम छायावादी जो काव्य है उस पर देख सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उस काल में भारतीय जनमानस में स्वाधीनता की आकांक्षा, राष्ट्र प्रेम, अहिंसा, गांधीवाद जैसे मूल्य व्याप्त थे और इसके साथ साथ उसी समय असहयोग आंदोलन की असफलता, जलियांवाला बाग के हत्याकांड की वेदना, ये सब स्थितियां मिलकर छायावाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि बनने का कार्य कर रहे थे। इसी प्रकार से धार्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि देखें तो इस युग में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महात्मा गांधी, टैगोर, अरविंद जैसे महान व्यक्तियों का आविर्भाव हुआ और इनके प्रभाव से स्थूल और संकुचित हिंदुत्व के स्थान पर व्यापक विश्व धर्म की प्रतिष्ठा हुई और ये व्यापक विश्व धर्म या मानवतावादी धर्म हम छायावाद की कविता में देख सकते हैं। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो ये द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता का युग था। छायावादी युग में कविता इस द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के विरोध में अंतर जगत की ओर उन्मुख होकर सूक्ष्म और सांकेतिक बन रही थी। इतिवृत्तात्मकता के अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो बंगला कवियों की प्रेरणा थी या अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का जो प्रभाव था वह भी इस युग के कवियों पर पड़ रहा था, उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि की रचना कर रहा था। वैचारिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से देखें तो दासता का विरोध, राष्ट्रीयता का स्वर, गांधीवादी दृष्टि, मानवतावाद, अतीत का गौरवगान, आशावादी जीवन दर्शन इत्यादि विचारधाराएं भी छायावाद की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य कर रही थी। छायावाद को और अच्छे से समझने के लिए छायावाद के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, छायावाद की जो परिभाषाएं दी है उन पर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि जो छायावादी जो शब्द है, छायावादी जो नाम है वह व्यंग्य के रूप में पहल ये नाम दिया गया था और व्यंग्य के रूप में दिया गया ये नाम ही आगे चलकर साहित्य की इस विशिष्ट विचारधारा के लिए विशेष नाम बन जाता है। मुकुटधर पांडे हैं, इन्होंने छायावादी ये जो नाम है पहले उन्होंने व्यंग्य के रूप में उन कविताओं के लिए दिया जो कि अस्पष्ट थी, जिनकी छाया अर्थात जिनका अर्थ कहीं और पड़ता था और वह वास्तविक रूप से कविता किसी और वस्तु से संबंधित होती थी। लेकिन कालांतर में ये नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिसमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था, वेदना की रहस्यमय, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यक्ति की जाती थी। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थ में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है।
और छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद की काव्य वस्तु और छायावाद की जो शैली है दोनों की बात अपनी परिभाषा में शामिल करते हैं। काव्य वस्तु से संबंध तो यहाँ पर रहस्यवाद से मानते हैं कि जो छायावाद के कथा जो विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से रहस्यवाद से संबंधित है। और जब शैली की बात आती है तो सांकेतिक, सूक्ष्म, प्रतीकात्मक, लाक्षणिक जो शैली है वह छायावाद की अपनी विशेषता है। आगे चलकर रामकुमार वर्मा ने छायावाद की परिभाषा देते हुए कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तो छायावाद में छाया शब्द को भी उन्होंने परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। और ये छाया उन्होंने किस रूप में ली है? व्यंग्य के रूप में मुकुटधर पांडे जहाँ कविता की छाया के रूप में छाया को ले रहे थे, वहाँ रामकुमार वर्मा छाया का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में एक दूसरे का प्रभाव पड़ने की जो स्थिति है उसे वह छाया के रूप में अभिहित कर रहे हैं। और यहाँ इस प्रकार संकेत रूप में वह भी रहस्यवाद को ही छायावाद का मूल मान रहे हैं। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने कहा कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना देश विदेश के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। घटना पौराणिक युग की हो सकती है, लेकिन उस घटना से जुड़ी हुई वेदना, स्वयं की अनुभूति उस घटना के माध्यम से अभिव्यक्त की गई तो वह छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तो जयशंकर प्रसाद जिस पर अधिक बल दे रहे हैं वह है स्वानुभूति, स्वयं की अनुभूति। और इसके साथ साथ वह छायावाद की कुछ विशेषताओं के बारे में भी संकेत दे रहे हैं। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान, उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति, ये छायावाद की विशेषताएं हैं। इसके पश्चात माधवी वर्मा है, वह कहती हैं कि सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका है कि मनुष्य के हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में अभिव्यक्त उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त था और मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है। तो वह छायावाद नाम के साथ खड़ी रहती हैं और उसका समर्थन करती है छायावाद नाम का। और वह कहती हैं कि स्वच्छंद छंद में मनुष्य के हृदय की अभिव्यक्ति जो की गई उसके लिए जो छाया शब्द है वह मुझे तब भी उपयुक्त लगता था और आज के समय में भी यह सटीक है। तो इस प्रकार छायावाद को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने की कोशिश की और निष्कर्ष रूप में देखते हैं कि छायावाद की विभिन्न परिभाषाओं से जो बातें उभर कर आती हैं वो छायावाद के किन संकेतों की ओर इंगित करती है। सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति है वह अवश्य रहती है। रहस्यवाद अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति का काव्य है। जो तीन इसकी विशेषताएं कही जा सकती है वो मुख्य है प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति। तीसरी जो विशेषता है जो शैली से संबंधित है वह है छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है। अगली जो निष्कर्ष निकल कर आता है इन परिभाषाओं से वह है कि छायावाद के शैली, शिल्प एवं अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है। अगली इसकी जो निष्कर्ष निकल के परिभाषाओं से है वह है कि छायावाद में स्व अनुभूति की प्रधानता तो रहती है। उक्त लक्षणों के आलोक में हम छायावाद की अगर एक सर्वमान्य परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूति में रहस्य परक, सूक्ष्म अभिव्यंजना, लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमने छायावाद की पृष्ठभूमि और छायावाद की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में आज चर्चा की। अगली कक्षा में हम छायावाद की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।